काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है शैक्षिक नवाचार। ठीक, हम जानेंगे कि शैक्षिक नवाचार है क्या, इसका क्या अभिप्राय है और इसकी विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, ठीक, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे उनमें ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो शैक्षिक नवाचार है वो होता क्या है। तो अगर आप शैक्षिक की बात करें तो शैक्षिक का मतलब है शिक्षा से संबंधित, और नवाचार जो है वो नव धन आचार से मिलके बना हुआ है। नव मतलब तो होता है नया, ठीक, नव मतलब क्या हो गया, नया हो गया। और लेकिन जो आचार का मतलब होता है वो होता है आचरण, परिवर्तन, ठीक, ये हो गया। तो एक तरीके से कहें तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करता है। ठीक, ये हो गई नवाचार के बारे में, ये हो गया। आगे हम लोग इसके प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, या कोई भी परिभाषाओं के द्वारा शैक्षिक नवाचार का अर्थ लिखिए। तो अब शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, इसमें नवीन प्रवृत्तियां, नवीन विचारधाराएं, नवीन पक्षों एवं नवीन आयामों को एक को शामिल किया जा रहा है। शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से प्रभावित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस तरह यदि शिक्षा में परिवर्तन होगा तो समाज प्रभावित होगा, समाज पर शिक्षा के प्रभावों का विचारों का प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से यदि शिक्षा में परिवर्तन समाज में हो रहे परिवर्तनों के कारण होता है तो वर्तमान में समाज में परिवर्तन के साथ शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों, विचारों, प्रयोगों एवं प्रवृत्तियों को ही नवाचार शिक्षा, नूतन आयाम या नवीन प्रवृत्तियां कहा जाता है। अगर बात करें कि नवाचार, देखिए वह परिवर्तन जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करता है। और अंग्रेजी भाषा में इनोवेशन शब्द इनोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चैम्बर्स शब्दकोश में। एक चैम्बर शब्दकोश है, इसमें दो प्रकार से अर्थ होता है कि टू इंट्रोड्यूस नॉवेलिटीज़ यानी नवीनता लाना, और टू मेक चेंज यानी परिवर्तन लाना। तो इसके दो अर्थ होते हैं। और अगर इनोवेशन शब्द के अर्थ की बात करें तो वह आता है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। ठीक, अब परिभाषाएं कुछ यहाँ पे अब परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो E.M. रोजर्स ने क्या कहा था कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। ठीक, तो E.M. रोजर्स ने कहा था। H.G. वॉर्नेट ने कहा था कि नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। नवाचार की विशेषताएं, ठीक, तो पहला है कि नवाचार का संबंध नवीन तकनीक एवं नवीन ज्ञान से होता है, जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता और प्रायोगिकता की प्रकृति विद्यमान होती है। शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने से होता है। नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीन शैक्षिक तकनीकी को विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में उन नवीन तकनीकी का प्रयोग होता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह प्रयास पूर्ण किए जाने वाला कार्य है। ठीक, तो नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है कि परिवर्तन एवं नवाचार में संबंध क्या है। तो परिवर्तन और नवाचार जो होता है दोनों ही शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, और इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो नवाचार है और परिवर्तन, ये दोनों एक दूसरे पर और शिक्षा पर भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और इस संबंध में तीन बातें जानना आवश्यक है कि सुधार की दृष्टि से शैक्षिक परिवर्तन की इच्छा, उपयुक्त संदर्भ में नवाचार का चयन, नवाचार को प्रयोग में लाने के लिए साधनों का आयोजन। अतः नवाचार और परिवर्तन दोनों में घनिष्ठ संबंध है और शिक्षा में इनसे सुधार लाया जा सकता है। आगे भी दिया है परिवर्तन और नवाचार, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि परिवर्तन जो होता है वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वव्यापक होता है, जबकि परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। परिवर्तन के कारण ही प्रगति, विकास एवं विनाश का चक्र गतिमान है। परिवर्तन प्रत्येक बदलाव या विचलन को कहा जा सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, और अच्छा हो या बुरा। परिवर्तन नवाचार को भाई कुछ लोग एक समझ लेते हैं, लेकिन ये एक तो नहीं है ना, क्योंकि स्थापित परंपरा, प्रणाली, वस्तु या विचार में बदलाव लाता है। हालांकि परिवर्तन एक व्यापक धारणा है, इसमें अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं, जबकि नवाचार सदैव एक अच्छा, सकारात्मक, सुधारात्मक और रचनात्मक होता है और उसके फलस्वरूप शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आता है। इसलिए परिवर्तन और नवाचार दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी एक नहीं है। आगे शिक्षा में नवाचार की क्या आवश्यकता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनके आधार पर आप समझ सकते हैं
कि पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए तीव्र आर्थिक विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव संसाधन का विकास करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्टीकरण की वृद्धि एवं इससे उत्पन्न समस्याओं की पूर्ति हेतु और अन्य कारणों से आवश्यकता शिक्षा में नूतन आयामों को अपनाने के अन्य महत्वपूर्ण कारक से आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण एवं निजीकरण, स्वयंसेवी संगठनों की बढ़ती भूमिका और वैश्वीकरण। शिक्षा में नवाचार का महत्व क्या है? तो देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की नूतन प्रवृत्तियों का महत्व अग्रलिखित बिंदुओं द्वारा देखा जा सकता है। पहले मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए, ठीक, तो भारतीय संस्कृति का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ विभिन्न जाति संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लोग भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं, आध्यात्मिक मूल्यों का नितांत अभाव सा हो गया है। चारों ओर अंधी दौड़ लगी हुई है, लोगों का वेशभूषा से लेकर चरित्र तक बदल गया है। इस प्रकार हम भारतीय अपने पुरातन मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं, जिसको सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है और यह शिक्षा में नवीन प्रवृत्ति अपनाने से ही संभव है। आगे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना, तो भारतीय समाज में तथा उसकी संरचना में तीव्र बदलाव आया है। सामूहिक परिवारों के स्थान पर क्या हुआ, एकाकी परिवार बन गए हैं और इससे जातियों का बंधन टूट रहा है, लिंग पर आधारित भेदभाव समाप्त हो रहा है। इस कारण सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र को सामाजिक शोषण से बचाया जा सके। इसके लिए शिक्षा में नूतन आयामों को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। आगे है कि परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली, समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह परिवर्तन शिक्षा द्वारा प्रभावित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन होने से व्यक्तियों की सोच, उनकी आवश्यकताएं, उनके रहन सहन का स्तर सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है। समाज में बदलाव आने से संस्कृति में भी परिवर्तन हो रहा है। शिक्षक का कार्य इन परिवर्तनों के अनुकूल शिक्षण प्रणाली की व्यवस्था करना है, जिससे सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। आगे अनेक समस्याओं का समाधान, तो भारत में तीव्र आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। इन योजनाओं के फलस्वरूप हमारे देश में कृषि तथा औद्योगिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण देश के समक्ष नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी प्रमुख है, जिनकी व्यवस्था में नूतन आयामों, नवीन प्रवृत्तियों या नवाचारों को स्वीकार करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। आगे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए, तो शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता के लिए नवाचारों का प्रयोग आवश्यक है। प्राचीन काल से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है तथा बालक का स्थान गौण होता है। शिक्षार्थी एक मूक श्रोता की भांति शिक्षक के विचारों को सुनता है। इस व्यवस्था में सुधार के लिए नवाचारों की आवश्यकता का अनुभव किया गया तथा नवाचारों के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशीलता उत्पन्न हुई। आगे है ज्ञान का स्थायित्व, ठीक, ऐसे ही जो शिक्षा में नवाचार का महत्व है, अभी आपने पढ़ा था, तो उसमें देखिए ये क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 2 नंबर में, ठीक, और अगर आप 5 पॉइंट को लिख के थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं तो ये इनफ है। आपको काफ़ी लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक, क्योंकि जो समय होता है वो सीमित होता है। तो आप अगर इनके डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक, और वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो पहला है, तो अगला है ज्ञान का स्थायित्व, ठीक, और इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवाचारों का भाई प्रादुर्भाव हुआ और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग सरल हो गया। ऐसे ही शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक, और कौशलों के विकास के लिए और नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, ठीक, ये इन पॉइंटों के अंतर्गत जो लिखे हैं आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। बाकी पीछे डिटेल में बात हो चुकी है और आप इन पॉइंट्स को याद रखिए और बाकी इसके अंदर क्या मैटर है ये आप खुद ही बना ले जाएंगे। ऐसा ही आगे है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, अनुसंधान के विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग के लिए, ठीक, तो ये 15 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो महत्व के हैं। इनमें से आप कोई 5 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख के डिस्क्राइब कर दीजिए, वो पर्याप्त आंसर होगा। आगे है शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र स्पष्ट करिए, ठीक, तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बालकों की या बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता, अपवंचित वर्ग को शिक्षा नए तरीके से देना शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है और यही इसके क्या हो गए क्षेत्र हो गए।
इन बिंदुओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, लिंग भेद का निवारण, संवेदीकरण, सामाजिक समानता के अवरोधों की समाप्ति आदि 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति छात्र छात्राओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही संवेदनशील बनाना अपेक्षित है, जिसके लिए संकल्पना की पद्धतियों को अपनाना है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो शिक्षा का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। वास्तव में शिक्षा बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है तथा बालक अपना बाल्यतर जीवन काल सुख शांति व सफलतापूर्वक जीकर मानव व राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, इस अवधारणा को मजबूत करती है। बालक भविष्य के लिए तैयार होता है। इसकी आवश्यक है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं, विधाओं व आवश्यकताओं का ध्यान रखकर नवाचार का क्षेत्र निर्धारित किया जाए। शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षण अधिगम में क्या बताना है? संबंध बताना है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षण अधिगम में संबंध। तो शिक्षण अधिगम शिक्षण कार्य किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए तकनीकी आधार है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए पृष्ठपोषण के संप्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर विविध युक्तियों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। अध्यापक शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण एक मुख्य तत्व है। वस्तुतः अध्यापन कार्य में अंतःक्रिया प्रक्रिया तथा उसका विश्लेषण अध्ययन के साथ साथ चलता है। इसमें शिक्षण का आधार उद्देश्य, स्तर, क्रियाएं, शिक्षण एवं शासन व्यवस्था तथा शिक्षण के स्वरूप के अनुसार होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बालकों के प्रति एक पुरानी धारणा थी कि बालक एक खाली घड़ा है या कोरी स्लेट है, बालक एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है। ठीक ऐसी धारणाएं थी, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो बालक होता है वो एक कोरा या कोरी स्लेट नहीं होता है, बल्कि वह जब विद्यालय अपने घर में रहता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। यानी पहली बार जब विद्यालय आता है तो कुछ ना कुछ सीख के ही आता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट की गई है। आगे परंपरागत पाठ्यक्रम में जो विषय या अवधारणा विद्यालय पाठ्यक्रम में रखने से वर्जित रहा है उससे परहेज किया जाता है, जैसे जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा। इन अवधारणाओं को अब पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में व्यापक चर्चा की गई है तथा अनेक गैर परंपरागत विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा रहे हैं। शिक्षा का संचालन शिक्षा विधाओं पर आधारित होता है। परंपरागत शिक्षण विधियों में प्रवचन, लेक्चर आदि होते हैं, जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य रहता है, छात्र गौण हो जाता है। लेकिन अब पुरानी शिक्षण विधियों के स्थान पर खेल पद्धति, गतिविधि, करके सीखना, भ्रमण प्रयोग पद्धतियों का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है छात्र अधिक सीखते हैं। इसमें अब जो शिक्षक की भूमिका ज्ञानी, विद्वान, अभिभावक की न रहकर शिक्षक अब छात्रों का अनुभवी एवं वरिष्ठ मित्र, सलाहकार व सुविधादाता की भूमिका अदा करता है। अब विद्यालय में दंड तथा अनुशासन के नाम पर स्थापित भय का वातावरण समाप्त हो गया है। अब छात्र की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाकर नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुश्रेणी व बहुकक्षा शिक्षण इनमें सम्मिलित है। आगे है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में उपयोग की जाने वाली 2 शैक्षिक नवाचारों का उदाहरण। तो साहित्यिक क्रियाएं, इनमें गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिता, विद्यालय प्रकाश, विद्यालय पत्रिका, साहित्य परिषद, भाषा परिषद। दूसरा है खेलकूद प्रतियोगिता, शारीरिक व्यायाम, छात्र परिषद, छात्र संघ और समाज कल्याण संबंधी कार्य से समाज सेवा क्लब, सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, स्काउटिंग, बालचर्य एवं गाइडिंग। अब इसके जो लघुत्तरीय प्रश्न थे उन पर बात हो गई। आगे हम बात करते हैं इसके लघुत्तरीय प्रश्नों पर कि यूनेस्को सम्मेलन के अनुसार नवाचार क्या है। तो यूनेस्को सम्मेलन 1911 के अनुसार नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। परिवर्तन और नवाचार में क्या समानता है? तो समानता ये है कि परिवर्तन और नवाचार दोनों ही वर्तमान की जो व्यवस्था होती है उसको पलट देते हैं, या एक प्रकार से कहें कि दोनों वर्तमान की व्यवस्था विचार प्रणाली में परिवर्तन या बदलाव लाते हैं, अर्थात स्थापित प्रक्रिया से विचरण होता है। और नवाचार और परिवर्तन दोनों से शिक्षा के सभी अंग प्रभावित होते हैं। आगे शैक्षिक नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवाचार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सुधार लाना है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावी बन सके। इन नई तकनीकों एवं सिद्धांतों से शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। आगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शैक्षिक नवाचार की क्या आवश्यकता है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक संसदात्मक शासन प्रणाली को अंगीकार किया गया। ऐसी शासन प्रणाली को अंगीकार कर राज्य की स्थापना है तो सबको प्राथमिक शिक्षा, अवसरों की समानता, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आदि का आश्वासन दिया जाता है। शिक्षा पर गठित समितियों, आयोगों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने
भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के सुझाव दिए। इसी के प्रभाव के कारण शिक्षा का सार्वभौमिकरण, निःशुल्क शिक्षा, जन शिक्षा जैसे कार्यक्रम संभव हुए हैं। शिक्षा के नवीन कार्यक्रमों के संचालन एवं अध्ययन के लिए नूतन आयामों का अध्ययन आवश्यक है। मानव संसाधन का विकास करने हेतु नवाचारों की क्यों आवश्यकता है? तो मानव संसाधन का विकास करने हेतु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मानव संसाधन एवं मानव पूंजी निर्माण की धारणा का विकास हुआ। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ मानव के लिए अधिक शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं कौशल निर्माण की व्यवस्था कर उनकी योग्यता में अभिवृद्धि करना। इसे जनसंख्या का गुणात्मक सुधार भी कहा जाता है। मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा में नवीन विचारों एवं आयामों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। आगे मूल्यांकन में नवाचार की क्या आवश्यकता है? तो मूल्यांकन के क्षेत्र में विविध नवाचार किए जा रहे हैं। परंपरागत ढंग से तिमाही, छमाही व वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सतत व्यापक मापन और मूल्यांकन की संकल्पना का उदाहरण या व्यवहारण किया जाने लगा है, जिसमें मूल्यांकन हेतु विविध प्रकार के प्रश्नों जैसे वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहु उत्तरी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, आगे है कि नवाचार और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप पर टिप्पणी लिखिए। तो कुछ समय पहले खेलकूद, नाटक, संगीत, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी क्रियाओं को पाठ्यक्रम से बाहर की वस्तु माना जाता था और उन्हें अतिरिक्त क्रियाओं के नाम से जाना जाता था। उस समय लोग इनमें लगे समय को समय की बर्बादी कहते थे तथा उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। स्कूल का सारा उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम द्वारा आधारित विषयों को पढ़ाना होता था। इस संबंध में लोगों में काफ़ी विवाद था। विद्यालयों के प्राचार्य पाठ्यक्रम में उनके समावेश को मानते थे तथा समय सारणी चक्र में उन्हें शामिल नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे कार्य विद्यालय के समुचित संचालन में बाधक समझे जाते थे। किंतु धीरे धीरे इन धारणा में परिवर्तन हुआ और आजकल इन क्रियाओं को शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आगे है कि विद्यालय प्रबंधन एवं नवाचार का क्या संबंध है? तो परंपरागत तरीके से विद्यालय के प्रबंधन में शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रधानाध्यापक का एकाधिकार व एकल दायित्व समझा जाता है, लेकिन नवाचार में प्रधानाध्यापक ही विद्यालय प्रबंधन का एकाधिकारी नहीं है। इसमें सामुदायिक सहभागिता व जन सहयोग का नवाचार प्रयोग करके ग्राम शिक्षा समिति को वैधानिक स्वरूप प्रदान करके उसे एक कार्याधिकार व दायित्व सौंपा गया है, जिससे विद्यालय भवन का निर्माण, विद्यालय में टाट पट्टी, फर्नीचर, उपस्कर के क्रम में प्रबंधन, मिड डे मील, छात्रवृत्ति, गणवेश आदि का वितरण तथा विद्यालय रखरखाव में ग्राम शिक्षा समितियों का बाह्यकारी सहयोग लिया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्थानीय समुदाय के विभिन्न स्वरूपों में सहभागिता कराकर नवाचार किया जा रहा है। आगे बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है उसे सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। तो शैक्षिक नवाचार का जो लेसन है यहीं पे समाप्त होता है। इसके हम लोगों ने लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर ली और इस प्रकार इसी लेसन की समाप्ति के साथ जो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये पूरा विषय था हमारा एजुकेशन का सेकंड पेपर, इसका भी यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्ति होती है, क्योंकि हमने सभी चैप्टर यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब इसके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जो मतलब क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और प्लेलिस्ट में समावेशी शिक्षा के भी सभी वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।